Hello everyone and a very good morning to all my champions. So how are you all? कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? आई होप दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ वेरी फाइन. जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. द हिंदू एडिटोरियल 9th November 2020 इज़ हियर. Just one second. For all Unacademy subscription you can use रेफरल कोड निमिषा. आपको रेफरल कोड निमिषा यूज़ करना होगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. यू विल गेट 10% डिस्काउंट. करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, ओपन बटन पे क्लिक कीजिएगा, प्लस पे अपना गोल सिलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे. रेफरल कोड आपको यूज़ करना होगा निमिषा NIMISHA. आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. फाउंडेशन बैच मेरा 3 बजे चलता है और परफेक्शन बैच मेरा रोज़ सुबह 9 बजे चलता है. होप एवरीवन नोज अबाउट इट. आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेलियर्स से डरते हैं. बहुत सारे लोग हैं हम फेलियर से डरते हैं. हम इसीलिए हम मेहनत नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर एक डर बैठा होता है कि अगर फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा. हम फेलियर से इतना ज़्यादा डरते हैं कि हम अपना 100% नहीं दे पाते. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट फेलियर्स will not stop you from reaching to your goal. Failures are only a support system, या फिर कह सकते हैं failures are only a stepping stone to your success. You will definitely reach to your goal. You will definitely achieve success whenever you fail you get up with double energy, double enthusiasm and double कह सकते हैं zeal. Next one. रेफरल कोड आपको यहाँ पे अप्लाई करना होता है. आई होप एवरीवन नोज अबाउट इट. रेफरल कोड हमें कहाँ अप्लाई करना होता है, यहाँ पे निमिषा NIMISHA. 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन सबसे इकोनॉमिकल होता है. स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को. वॉक द टॉक. वॉक द टॉक का मतलब क्या होता है? वॉक द टॉक का मतलब होता है जो आप बोलते हो उसको करके भी दिखाओ. वॉक द टॉक मीन्स जो चीज़ आप बोलते हो किसी को उसको करके भी तो दिखाओ. दूसरे को सजेशन देना बड़ा आसान होता है, अपने ऊपर भी तो उस चीज़ों को फॉलो करके दिखाओ. दैट मीन्स वॉक द टॉक. इंडिया मस्ट इंश्योर, इंडिया को इस बात को इंश्योर करना चाहिए, रेगुलेटरी सर्टेनिटी. इंडिया जो रेगुलेशंस बना रही है उसकी सर्टेनिटी मतलब वो फॉलो होंगे, इस बात को इंडिया को इंश्योर करना चाहिए. वाइल सीकिंग, जबकि साथ के साथ वो क्या कर रही है, क्या चाह रही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को वो वू कर सके. वू का मतलब क्या है, उनको अपनी पार्टी में ला सके, उनका सपोर्ट ले सके. तो जब इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट चाहती है तो इंडिया को अपने रेगुलेशंस को भी क्लियर करना पड़ेगा. अपने रेगुलेशंस ऐसे बनाने पड़ेंगे कि बाहर के लोग हमारी कंट्री में आए और इन्वेस्ट करें. चलिए सबसे पहले आप लोग रीड करेंगे, जैसे ही हो जाएगा डन कमेंट करेंगे जिससे कि हम आगे स्किम कर सकें. डन एवरीवन. चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. व्हाट इज रिटन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो अभी रिसेंट एड्रेस दिया. एड्रेस का मीनिंग क्या होता है, अभी जो रिसेंट बातचीत करी, जो अपनी रिसेंट स्पीच थी, एक वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल पे उस स्पीच को डिलीवर किया गया. मतलब उन्होंने एक वर्चुअल मतलब इंटरनेट पे ही हुई थी ये राउंड टेबल, इसमें अपनी स्पीच दी. एज इज इज वॉन्ट. वॉन्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हैबिट. जैसी उनकी हैबिट है वैसे ही उन्होंने बोला, बिल्कुल अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग ही उन्होंने स्पीच दी. विद इनिमिटेबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कोई कॉपी नहीं कर सकता. मतलब बहुत एनर्जेटिक होके फुल एनर्जी के साथ उन्होंने अपनी स्पीच दी. एंड ट्रेडमार्क, और जो उनके ट्रेडमार्क है मतलब कोई और यूज़ ही नहीं करता, एलिटरेटिव फ्रेजेस. एलिटरेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं इन्हें. टंग ट्विस्टर. शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. मतलब वो सारे वर्ड्स जो सेम साउंड से शुरू होते हैं, ऐसे वर्ड्स उन्होंने बहुत बार यूज़ किए.
सारे वर्ड्स उनके सेम साउंड से शुरू हो रहे थे। हिंदी में भी क्या होता है, ऊट ऊंचा, ऊट की पीठ ऊंची, ऊंचे ऊट की पीठ ऊंची, समथिंग लाइक दिस। इनको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेटिव फ्रेजेस। पिचिंग इंडिया एज द आइडियल डेस्टिनेशन, उन्होंने इंडिया को कैसे प्रेजेंट किया लोगों के सामने कि इंडिया जो है सबसे आइडियल डेस्टिनेशन है, सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। ही स्ट्रेस्ड, उन्होंने स्ट्रेस किया, इस बात पे फोर्स डाला दैट द कंट्री ऑफर्ड, कि कंट्री जो है, हमारी कंट्री जो है, हमारी इंडिया जो है, वो बहुत सारे, अगर गैम्यूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ समथिंग, बहुत सारे बेनिफिट्स देती है जो क्या कवर करते हैं, रिटर्न्स आएंगे, रिलायबिलिटी भी आएगी कि आप इंडिया पे रिलाय कर सकते हो, इंडिया पे आप डिपेंड हो सकते हो। डिमांड आएगी, डेमोक्रेसी है क्योंकि इंडिया में इतने सारे लोग हैं, डिमांड भी होगी आपके प्रोडक्ट्स की। स्टेबिलिटी भी आएगी, इंडिया में चीज़ें स्टेबल रहती हैं। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मीन्स आगे भी सस्टेन करेगा, आगे भी चलता रहेगा। एंड ग्रोथ, और हमारी ग्रोथ कैसे होगी, ग्रीन अप्रोच के साथ होगी, इन्वायरमेंट को दिमाग में रखते हुए होगी। ही ऑल्सो अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हाईलाइट करना। उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि जो कंट्री का जो प्लान्ड है 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, मतलब हम आपको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं अपनी कंट्री में कि अगर आप हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हो तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। एंड अदर पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स, उन्होंने बाकी प्रोजेक्ट्स को भी अंडरस्कोर किया, हाईलाइट किया कि वो एक बहुत बड़ी इमेंस मीन्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रस्ट फंड मैनेजर्स के लिए, उन मैनेजर्स के लिए जो बेस्ट लेना चाहते हैं और जो सेफेस्ट रिटर्न्स चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करके अपने अमाउंट पे बहुत अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं एक लॉन्गर टर्म में अपने प्रिंसिपल्स के लिए। प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। इन्वेस्टर का क्या होता है, इन्वेस्टर क्या चाहता है, इन्वेस्टर चाहता है कि आज मेरे पास इतना प्रिंसिपल अमाउंट है, आज मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, मुझे इस पर अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही उनको दिखाया कि अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेसिंग नीड, अगर हम इसको इस कंडीशन में देखें कि अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रेसिंग नीड का मीनिंग क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि हमारा इन्वेस्टमेंट रिवाइव करे, उसमें फिर से जान आ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। इनके जो एग्जॉर्टेशंस थे, एग्जॉर्टेशन वर्ड का मीनिंग क्या है कि प्रेशराइज करना कि नहीं करो इन्वेस्टमेंट, करो इन्वेस्टमेंट, करो इन्वेस्टमेंट। हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो एग्जॉर्टेशंस थे, टिक ऑल द राइट बॉक्सेस, सारे राइट बॉक्सेस को टिक करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो जो हमें चाहिए था कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये चाहिए, ये चाहिए, उन्होंने सारी बातें मेंशन कर दी अपनी स्पीच में। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पैसेज की टोन क्या है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ दिस पैराग्राफ, कैन आई से दैट द टोन ऑफ द पैराग्राफ इज लॉडेटरी। लॉडेटरी का मतलब क्या, ऑथर ने तारीफ की है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक इतनी अच्छी एनर्जी है और वो चीज़ों को ऐसे डिलीवर करते हैं, और उन्होंने सारी चीज़ें एक ही स्पीच में कवर कर दी, विच इज़ लॉडेबल। लॉडेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तारीफ के काबिल है। क्लियर फर्स्ट पैराग्राफ सभी को। चलिए अब एक बार ग्रामर देख लेते हैं। अभी ग्रामर तो बहुत ज़रूरी है, तो लेट्स लुक एट द ग्रामर नाउ। मैं कुछ वर्ड्स मार्क कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन सा है। हाँ जी बताइए, मैंने कुछ वर्ड्स मार्क किए हैं आप सभी के लिए। यू विल टेल मी विच पार्ट्स ऑफ स्पीच आर दे। डन एवरीवन। चलिए लेट्स सी। वॉज डिलीवर्ड, वॉज के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव वॉइस भी है। आर्टिकल अ जो है हमें किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताता है। इसका मतलब गैम्यूट क्या है, नाउन है। वर्क्स प्रोजेक्ट पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन है। दो नाउन से मिलके जो नाउन बनता है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। देयर प्रिंसिपल्स, देयर एडजेक्टिव है। देयर एडजेक्टिव जिसके बारे में बताता है वो क्या होता है, नाउन होता है। प्रिंसिपल्स क्या है, नाउन है।
लॉन्गर टर्म, टर्म नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, लॉन्गर क्या है, एडजेक्टिव है। प्रेसिंग नीड, द एक आर्टिकल है, नीड एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। अगर इसको हम असली में देखें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अगर हम इसकी असलियत देखें तो ये V1 प्लस आईएनजी है। रोल किसका प्ले कर रही है, एडजेक्टिव का। जब भी V1 प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है उसको हम एक नए नाम से जानते हैं, और वो नया नाम क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए वंडरफुल। कितने बच्चों के कितने स्कोर्स रहे, 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 6 क्या क्या स्कोर्स रहे सभी लोग बताएंगे, कितने सही हुए। चलो नेक्स्ट, रीड इट। डन, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज रिटन, एज द आरबीआई नोटेड, जैसे कि आरबीआई ने नोट किया अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में, जब उसने लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर रिपोर्ट दी उसमें पिछले महीने, इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन मोड में है, इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी कम होता जा रहा है, जुलाई सितंबर से इस क्वार्टर से इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कम होता जा रहा था, इसको एक और अच्छा बहुत बड़ा शॉक मिल गया महामारी की वजह से। मतलब जब कोरोना नहीं था उससे पहले भी इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था, अब कोरोना आ गया तो और तेज़ी से कम हो गया। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो था जो आधा हो गया, इस साल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पहले क्वार्टर में आधा हो गया था। अभी भी अनसर्टेन आउटलुक है, अभी भी नहीं पता क्या होगा। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन डिमांड ही नहीं है, लोग सामान खरीद ही नहीं रहे, तो लोगों के पास पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अभी भी बहुत कम है और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज एक्सेस कैपेसिटी पे आ गई है, तो इस चीज़ों की वजह से इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा। स्पेशली वन कपल्ड विद बैलेंस शीट, सबकी बहुत स्ट्रेच्ड है, सारा लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट है ही नहीं बैलेंस शीट में किसी के, जिससे क्या हो रहा है, क्रैम का मीनिंग होता है दबा देना। बिजनेस की जो एबिलिटी है वो कम होती जा रही है, किस चीज़ को करने की, बोरो करने की और इन्वेस्ट करने की। ना ही बिजनेस बोरो कर पा रहे, ना ही बिजनेस इन्वेस्ट कर पा रहे, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, ऐसा आरबीआई ने बोला। और जो गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है, अपोर्शन, अपोर्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। अपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड करना। गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है और ज़्यादा फंड्स को डिवाइड करने की, ग्रोथ के लिए स्परिंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स को मोटिवेट करना, मतलब कैपिटल प्रोजेक्ट्स में पैसे डालने की जो गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी है वो भी बंद गई है। गवर्नमेंट भी वैसा क्यों नहीं डाल पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट के पास खुद पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, खर्चा ज़्यादा होना, कमाई कम होना, एक्सपोर्ट्स कम होना, इम्पोर्ट्स ज़्यादा होना। अमिड और साथ के साथ और क्या प्रॉब्लम चल रही है, प्रोट्रैक्टेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। तो बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है, चाइना और इंडिया की अलग लड़ाई चल रही है भाई बॉर्डर पे, इतना लंबा टाइम हो गया। ये सारी चीज़ें, हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, कोरोना आ चुका है, डिबिलिटेटिंग रेवेन्यू शॉर्टफॉल, वीक होता हुआ रेवेन्यू जो है वो नीचे गिर रहा है, इतनी सारी दिक्कतें हैं इंडिया के साथ। तो ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने बिल्कुल सारी की सारी दिक्कतें एक ही पैराग्राफ में बता दी, ये भी दिक्कत है, 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 अब बताओ मैं क्या करूँ। तो ऑथर ने हमारे सामने सारी दिक्कतें रख दी। चलिए ग्रामर करते हैं थोड़ी सी। अब मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स मार्क करूंगी, आप मुझे बताएंगे कि उनका सब्जेक्ट कौन है। आई विल मार्क सर्टेन वर्ब्स फॉर यू एंड यू विल टेल मी अबाउट देयर सब्जेक्ट्स, राइट? ओके, तो पहला वर्ड है सफर्ड, सेकेंड वर्ड इज कॉन्टिन्यूस, थर्ड word is coupled, fourth word is and the last word is cramp। हाँ जी बताइए, मैंने आपके सामने 5 verbs मार्क की हैं, आप मुझे बताएंगे इन 5 verbs का सब्जेक्ट कौन कौन है। ये 5 verbs किसके बारे में बात कर रही है?
एवरीवन। चलिए, किसने सफ़र किया? इन्वेस्टमेंट ने सफ़र किया। सफर्ड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? सफ़र का सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट। किसने सफ़र किया? इन्वेस्टमेंट ने सफ़र किया पेंडेमिक शॉक। क्या चीज़ है जो अभी भी फेस कर रही है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अभी भी फेस कर रहा है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अभी भी फेस कर रहा है। व्हेन कपल्ड विद, किसको कपल किया गया? स्ट्रेच्ड बैलेंस शीट के साथ। वीक कंजम्पशन डिमांड को और एक्सेस कैपेसिटी को कपल किया गया। इसके साथ इस चीज़ को भी मिलाया गया, तो कपल्ड विद का सब्जेक्ट क्या हो गया? ये दोनों हो गए, राइट। दैट क्रैम्प, क्या क्रैम्प कर रही है? बैलेंस शीट्स क्रैम्प कर रही है। क्रैम्प का सब्जेक्ट कौन हो गया? बैलेंस शीट्स। इज हैमस्ट्रंग, क्या चीज़ रुकी हुई है? गवर्नमेंट की एबिलिटी रुकी हुई है। गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है वो बंधी हुई है, गवर्नमेंट रुकी हुई है। इसका मतलब उसका सब्जेक्ट क्या हो गया? गवर्नमेंट्स एबिलिटी। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5। क्या क्या स्कोर रहे सभी के इस ग्रामर एक्सरसाइज में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर यू, रीड इट। डन एवरीवन? चलो देखते हैं। असर्टिंग दैट, इस बात को असर्ट करते हुए, इस बात को एम्फेसाइज करते हुए कि जितने भी इकोनॉमी के हमारे सेक्टर्स हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे थे। गवर्नमेंट की जो डिटरमाइंड टैकलिंग थी पेंडेमिक को लेके, मतलब जो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इस पेंडेमिक को अच्छे से टैकल कर लेंगे, उस समय सारे सेक्टर्स जो थे इकोनॉमी के वो बढ़ने की तरफ थे। मिस्टर मोदी ने बोला कि 30% साइड का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल दिया। 13% इंक्रीज़ हुआ हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज में फर्स्ट 5 मंथ्स में, इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 5 ईयर्स में 13% इंक्रीज़ हुआ, जो क्या दिखाता है, जो किस चीज़ का रिफ्लेक्शन है, जो हमें क्या दिखा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर की जो कम्युनिटी है वो हमारे अंदर अब कॉन्फिडेंस है उसको हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया 13% फर्स्ट 5 ईयर्स में। हाउएवर, लेकिन उन्होंने वो बात जिसको इग्नोर कर दिया, वो बात जिसको ओवरलुक कर दिया, वो क्या थी कि 3/4 of the $27 billion of FDI equity inflows in that period being accounted for by stake acquisitions in a single large telecom company, a bulk of this investment is unlikely to manifest as new job creating factories or businesses. ऑथर ने क्या बोला? लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि उन 5 महीनों में जितना भी इन्वेस्टमेंट आया उसका 3/4 मतलब उसका 75% तो एक ही जगह से आया, एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट से आया। और वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट था जो बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएटिंग फैक्ट्रीज नहीं बनाएगा, बिजनेसेस नहीं बनाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो है वो स्टेक एक्विजिशन से आया, वो भी सिर्फ एक ही लार्ज टेलीकॉम कंपनी में। एज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जैसे वो पहले चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के जिन्होंने बहुत एग्रेसिवली, बहुत फोर्सफुली सॉलिसिट का मतलब क्या, रिक्वेस्ट किया और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स जीते भी। मतलब जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेके आए गुजरात में। मिस्टर मोदी इस समय बहुत अच्छे से उनको पता है कि इन्वेस्टर्स को क्या क्रेविंग होती है, इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं वो ये है रेगुलेटरी सर्टेनिटी। इन्वेस्टर्स क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? देखो मार्केट तो यहाँ का बहुत अच्छा है, इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोगों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है, मार्केट बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर्स को किस बात का डर लगता है इंडिया में इन्वेस्ट करने से? कि कहीं पॉलिसी चेंज हो गई, कहीं कोई नया रेगुलेशन आ गया, कहीं कोई और पॉलिसी आ गई, कहीं कोई और गवर्नमेंट आ गई तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि वो अश्योरेंस दें स्टेबिलिटी का कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो स्टेबल रहेंगी और उसको वो सपोर्ट करें। बटरेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट करना। और इस चीज़ को वो सपोर्ट करें किस चीज़ से? उन एक्शंस से जो इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स को, इन्वेस्टर्स की चिंताओं को ख़त्म कर देंगे,
किस चीज़ को लेके? पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप को लेके। फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग क्या होता है? चेंज होना। पॉलिसी चेंजेस को लेके जो इन्वेस्टर्स परेशान रहते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुछ ऐसे एक्शंस करने चाहिए जो उन चिंताओं को ख़त्म कर दें। अगर मैं आपसे पूछूं इस पैराग्राफ की टोन क्या है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ दिस पैराग्राफ, क्या मैं कह सकती हूँ द टोन इज सजेस्टिव? हमारी जो टोन है वो क्या है बच्चे? हमारी टोन सजेस्टिव है। यस, चलो अगले पैसेज पे आते हैं। नेक्स्ट पैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, ये रहा अगला पैसेज। हाँ जी, रीड इट। इसके बाद हम स्किमिंग करेंगे, फिर वोकैबुलरी क्विज करेंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सब बहुत सारी चीज़ें करेंगे। डन। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? इवन एज द सेंटर, जो सेंटर है अभी भी उसको क्लैरिफाई करना है इस बात को कि क्या वो एक्सेप्ट करेगा या वो चैलेंज करेगा जो उसका टैक्स क्लेम है, टॉसिंग जो चेंज आ रहा है वोडाफोन के खिलाफ एक इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के थ्रू। मतलब एक इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है जो वोडाफोन पे जो हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स क्लेम लगाया है उसके खिलाफ एक्शन ले रहा है। उसने पिछले हफ्ते इनैक्ट किया एक ऑर्डिनेंस, एक लॉ ऐसा लगाया, एक लॉ ऐसा बनाया टू रेट्रोस्पेक्टिवली, कि वो पीछे जाके उस लॉ को चेंज कर रहा है। ऑस्टेंसिबली दिख क्या रहा है? ऑस्टेंसिबली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो विजिबल है। क्या दिख रहा है? कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करना चाहता है जो फ्रॉड या करप्शन से अंडरपिन्ड थे। फ्रॉड या करप्शन जिनमें था, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई जिसने पीछे जाके चीज़ों को चेंज किया, अमेंड किया। द रूल चेंजेस इन होलसेल एंड ऑनलाइन ट्रेड, जो रूल के चेंजेस हो रहे हैं होलसेल और ऑनलाइन ट्रेड में, ये भी दूसरा एग्जाम्पल है कि हम अपने गोल को चेंज कर रहे हैं, हम अपने गोल पोस्ट को चेंज कर रहे हैं। मिस्टर मोदी का टास्क बिल्कुल कट आउट है। कट आउट का मीनिंग क्या है? बिल्कुल क्लियर है मिस्टर मोदी का टास्क। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? ऑथर ने बोला कि इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है? मेक श्योर, इस बात को श्योर करना है कि इन्वेस्टर्स उनको कैसे देखें, वॉक द टॉक। वॉक द टॉक का मतलब क्या हो गया? जैसा वो बोलते हैं वैसा ही वो करें। इन्वेस्टर्स को बस यही चाहिए, जो वो बोलते हैं बस वही वो करें, तो इन्वेस्टर्स इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे। चलिए तैयार हैं स्किमिंग के लिए? अब एवरीवन रेडी फॉर द स्किमिंग? अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कुछ बच्चों के डाउट्स भी आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लासेस को लेके, बैचेस को लेके, कंप्लीट इंग्लिश बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, परफेक्शन बैच में आना है, कोई भी डाउट है, वैसे तो आपको आई थिंक क्लियर है इन बैचेस को कैसे ज्वाइन करना है। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9953592800। बिल्कुल डायरेक्टली यही टाइप कीजिएगा, अपना डाउट टाइप कीजिएगा डायरेक्टली, आपको टीम रिस्पॉन्ड कर देगी। तो द व्हाट्सएप नंबर इज़ 9953592800। चलिए अब आ जाते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 को हम रीड नहीं करेंगे, आर्टिकल 2 को हम क्या करेंगे? आर्टिकल 2 को हम स्किम करेंगे। वी विल स्किम आर्टिकल 2। क्या लिखा हुआ है? इंडिया एंड ब्रिटेन। फेवरेट आर्टिकल आ गया मैम, खुशी हो गई। यूएस पॉलिसी में सी मोर कंसिस्टेंटली विदाउट डिपेंडेंस ऑन पर्सनलाइज समिट। यूएस की जो पॉलिसी है वो किस पे लगेगी? वो लगातार काम करेगी पर्सनलाइज, सिर्फ अपने अकेले की समिट्स नहीं, बाकी चीज़ों पे भी वो काम करेगी। चल आगे बढ़ते हैं। मैम जो बिडेन के जीतने से खुशी हुई हो या नहीं हुई हो, कमला हैरिस के जीतने से बहुत खुशी हुई है ना? चलिए पढ़िए। अब स्किमिंग करनी है, रीडिंग नहीं करनी, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के ओवरऑल मीनिंग समझना है। पारा, जो आपका ये डाउट है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे 9953592800 पे। चलिए अभी इसको स्किम कीजिए एवरीवन। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रिटन? अभी जो यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कंटेंडर हैं, जो वहाँ से लड़े थे, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे पहले, जोसेफ बिडेन, अभी भी उनको कुछ चीज़ें करनी बाकी हैं, जैसे कि उनकी सील लग जाए उनकी विक्ट्री। वैसे वो जीत तो चुके हैं, एक फॉर्मल सील लग जाए, अभी भी उनको कुछ चीज़ें करने की बाकी है। लेकिन इस समय क्लियर है कि न्यू दिल्ली तो तैयार हो गया है, अभी न्यू दिल्ली तैयार हो गया है नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने के लिए।
विन जो है हमारी गवर्नमेंट के लिए एक मिक्स्ड बैग था। एक हाथ पे तो हम ट्रम्प के साथ इतनी सारी डीलिंग्स कर रहे थे, ट्रम्प को अपने कह सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहे थे, ट्रम्प के साथ दोस्ती कर रहे थे इतनी ज़्यादा। हाउस्टन में भी आए गए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, अहमदाबाद में ट्रम्प आए, इतनी सारी दोस्ती करी हमने ट्रम्प के साथ। हमें क्या लग रहा था कि हम भाई चाहते हैं कि वो फिर से इलेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त बन गए थे ट्रम्प, हमारे अहमदाबाद में आए थे वो। एक तरफ तो हम ये कर रहे थे और दूसरी तरफ क्या हुआ, ट्रम्प हार गए। क्या वो दोस्ती सब बेकार चली गई? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर snub to the Democrat-led House Foreign Affairs Committee and the invitation to senior Trump officials को इनवाइट जो किया गया 2+2 टॉक्स जस्ट बिफोर द यूएस इलेक्शंस के जस्ट पहले फिर से हमने ट्रम्प के ऑफिशियल से बातचीत करी, तो ऐसा लग रहा था इंडिया तो बिल्कुल सेट था कि ट्रम्प ही जीतेंगे और हम ट्रम्प को ही पूरा सपोर्ट कर रहे थे। ये क्या इंप्रेशन था कि न्यू दिल्ली क्या सोच रहा था कि मिस्टर ट्रम्प ही जीतेंगे। चलो आगे क्या लिखा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखें तो मिस्टर बिडेन जो इतने टाइम से सपोर्ट कर रहे थे यूएस इंडिया रिलेशनशिप को, वो अपनी प्रेसिडेंसी के साथ और क्या लेके आते हैं कि भाई हम कंफर्टेबल हैं, कि वो फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से समझते हैं और प्रॉमिस भी करते हैं कि फ्यूचर स्ट्रैटेजिक टाइज होंगे। मतलब ऐसा लग रहा है इंडिया और जो बिडेन की बहुत अच्छी चलने वाली है। ट्रम्प के साथ तो दोस्ती बना रहे थे हम, लेकिन जो बिडेन तो पहले से ही सपोर्टर है यूएस इंडिया रिलेशनशिप के। फॉरेन पॉलिसी हो सकता है उनकी इमीडिएट प्रायोरिटी ना हो, बिल्कुल तुरंत वाली प्रायोरिटी ना हो इस समय फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि अभी यूएस कोविड से लड़ रहा है। और प्रेसिडेंट का गोल क्या है, जो उन्होंने संडे को बोला कि जो पॉलिटी में प्रॉब्लम्स आई हैं ट्रम्प के टाइम पे, जो पॉलिटी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको ठीक करना उनकी प्रायोरिटी होगी। अभी फॉरेन पॉलिसी उनकी प्रायोरिटी नहीं होगी और अमेरिका की सोल को रिस्टोर करेंगे। मतलब पहले वो सबसे काम किस पे करेंगे, अमेरिका पे करेंगे, बाकी कंट्री से दोस्ती यारी का काम तो वो बाद में करेंगे। हाउएवर इट इज़ क्लियर, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो कुछ ना कुछ कदम तो उठाएंगे जिससे कि ट्रम्प ने जो पॉलिसीज़ चलाई थी उनसे जो नुकसान हुआ था वो नुकसान ख़त्म हो जाए। कौन कौन सी पॉलिसीज़ चलाई थी भाई ट्रम्प ने जिससे नुकसान हो रहा था? पेरिस अग्रीमेंट को से बाहर हो गए थे, इन्वायरमेंट को लेके बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थे, कोल का प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे। तो उन सारी पॉलिसीज़ से अमेरिका को जो नुकसान हो रहा था उन सारी पॉलिसीज़ को ठीक करेंगे, ऐसा वहाँ के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का की प्रायोरिटी लिस्ट पर है। इंडिया के लिए क्या हो सकता है कि यूएस वापस पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को फॉलो करे, उसमें आ जाए। इससे होगा क्या कि इंडिया को भी मदद मिलेगी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से, हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आएंगे। और ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशंस में फिर से वापस यूएस बातचीत करना शुरू कर दे, इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी एम्बिशंस भी कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे स्किम कीजिए। 900 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट नाउ, लेकिन लाइक्स केवल 645 हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, जितने बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तुरंत के तुरंत लाइक कर दो। अगर 900 वॉचिंग है तो 900 लाइक्स भी होने चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है आप लोगों को पता है? अफगानिस्तान में पहले यूएस आर्मी थी, फिर ट्रम्प के टाइम पे क्या हुआ, अफगानिस्तान से पुल बैक कर लिया यूएस ने, वहाँ से छोड़ के चले गए लोगों को। तो वो बात तो चेंज नहीं होगी, जो बिडेन भी उसी बात को मानते हैं कि हमें अफगानिस्तान से निकल जाना चाहिए। वो भी एक अच्छा एग्जिट कर लेंगे, अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी एक रोल प्ले नहीं करेंगे। चाइना में वो एक लेस कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड बनाएंगे, मतलब चाइना के साथ वो बिल्कुल ऐसे लड़ाई के लिए आगे नहीं हो जाएंगे कि चाइना से तो लड़ना ही लड़ना है, नहीं। उसके साथ उनका जो एटीट्यूड है वो ट्रम्प से थोड़ा सा कम होगा, वाइल मेंटेनिंग अ पुश बैक। हाँ, कोशिश तो करेंगे कि चाइना को धक्का दे सकें, चाइना को मतलब नीचे कर सकें, चाइना जितने गलत काम किए हैं, लेकिन बहुत कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड नहीं रखेंगे कि बिल्कुल सामने ही आ जाएंगे चाइना के, लड़ाई डिक्लेयर कर देंगे। सबसे ज़्यादा वो फोकस किस चीज़ पे करेंगे? प्रेस अ हार्ड नर्व का मीनिंग क्या है? सबसे ज़्यादा वो फोकस किस चीज़ पे करेंगे? ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पर करेंगे। ऐसा नहीं लगा कि ऑथर और जो बिडेन बचपन के यार हैं?
ऑथर ने बता दिया कि जो बिडेन अब क्या क्या करने वाले हैं। जो बिडेन ने अपनी आगे की स्ट्रैटेजीज भी इतनी प्लान नहीं करी होगी जितना ऑथर को पता है कि वो कहाँ कहाँ फोकस करेंगे और वो कहाँ कहाँ फोकस नहीं करेंगे। तो ऑथर ने क्या बोला? ऑथर ने बोला कि वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पर लड़ाई करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे, क्योंकि एक पॉलिसी पेपर आया था जो उनकी कैंपेन ने रिलीज़ किया था जून 2020 में। उन्होंने क्या बोला था कि वो डिसअपॉइंटेड है जो इंडिया में हो रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके। बट दीज आर मोर लाइकली टू बी एरियाज ऑफ एंगेजमेंट। ये सारे के सारे एरियाज एंगेजमेंट के एरियाज होंगे जहाँ पे यूएस और न्यू दिल्ली मिलके आपस में बातचीत करेंगे। और न्यू दिल्ली को प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई हम बहुत टफ रहे इन कन्वर्सेशंस में। ऐसा ना हो कि अमेरिका हमको कंट्रोल कर ले और हम अमेरिका की हाँ में हाँ मिला दें, नहीं, इन चीज़ों में हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। मिस्टर बिडेन की जो प्रेसिडेंसी है वो प्रॉमिस करते हैं कि लीडरशिप स्टाइल में चेंज आने वाला है, बहुत ज़्यादा पावर्स होंगी एडवाइजर्स को के पास, और प्रोसेस ड्रिवन डिसीजन होंगे। अभी तक ट्रंप क्या करते थे, जो उनका मन होता था वो डिसीजन लेते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जब जो बिडेन आएंगे तो सब मिलके डिसीजन लेंगे, पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाएंगे। जो एडवाइजर्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर होगी। उनका जो विश्वास है कि यूएस का जो पहला पुराने जो फ्रेंडशिप्स थी पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन की तरफ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो फ्रेंडशिप थी वो उनको मेंटेन रखेंगे। माइट बी एट ऑड्स, वो डिफरेंट हो सकता है जो अभी अमेरिका में चल रहा है उससे, लेकिन उनके विश्वास था फ्रेंडशिप बनाने में और वो फ्रेंडशिप्स बनाएंगे। चलिए आगे लास्ट पैराग्राफ स्किम कीजिए। लास्ट में ऑथर ने क्या बोला? कोई भी सडन मूव्स नहीं होंगे कि जो मिस्टर ट्रम्प की पॉलिसीज़ थी उनको बिल्कुल तुरंत के तुरंत ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा तो एक्सपेक्टेड नहीं है। पॉलिसीज़ तो रहेंगी हाँ, लेकिन पर्सनलाइज समिट स्टाइल होगा कि यूएस को लेके पॉलिसी ज़्यादा बनेंगी, बाहर की कंट्रीज़ को लेके पॉलिसीज़ बनाना अभी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अबव ऑल जैसे न्यू दिल्ली प्रिपेयर कर रहा है कि जो नया अब डिस्पेंसेशन आने वाला है, नए जो चीज़ें हो रही हैं अमेरिका में, जो प्रेसिडेंटशिप चेंज हो गई है, वो मिस्टर बिडेन की इंटेंशन को वेलकम करता है न्यू दिल्ली कि वो अब री एनर्जाइज कर देंगे, जान डाल देंगे फिर से पूरे के पूरे मल्टीलेटरल ग्लोबल ऑर्डर में, सारी कंट्रीज़ का जो डीलिंग्स हैं आपस में उसमें, एंड टू रीस्टोर, और वो यूएस की पोजीशन को फिर से वापस रीस्टोर कर देंगे। किस चीज़ में? इन लीडिंग नॉट बाय द एग्जाम्पल ऑफ इट्स पावर, कि वो अपनी पावर के दम पे लीड नहीं करेंगे, वो उनकी पावर होगी एग्जाम्पल सेट करने में, वो एग्जाम्पल सेट करेंगे और फिर लीड करेंगे। तो ऑथर ने फाइनली एक बहुत अच्छी लाइन बोली। कोई डाउट? आई होप दोनों आर्टिकल्स क्रिस्टल क्लियर हैं आप सभी को, येस और नो? दोनों आर्टिकल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी क्विज पे। लेट्स कम टू द वोकैबुलरी क्विज। और ये रहे 5 क्वेश्चंस आपके सामने, बताइए क्या क्या आंसर्स होंगे एवरीवन। अ पुअर मैन समथिंग, क्या मीनिंग हो गया? अ पुअर मैन समथिंग मतलब चीपर वर्जन ऑफ समथिंग। ड्रैग ऑन करना, बहुत लंबे लेंथ तक कंटिन्यू करना। ओप्रोब्रियम, हार्श क्रिटिसिज्म। एमेलियोरेट करना, चीज़ों को अच्छा कर देना। इनएविटेबल, जो चीज़ होगी ही होगी। कैन आई से इट इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड, ये पूरा का पूरा मैच द कॉलम क्या है? ऑलरेडी अरेंज्ड है। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी एंड फिफ्थ का ई। यस, स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर रहे सभी के लिए? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आज का। इंडिया को इंश्योर करना चाहिए रेगुलेटरी सर्टेनिटी कि रेगुलेशंस में बहुत तेज़ी से चेंज ना हो। किस चीज़ के लिए? ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अपने सपोर्ट में लेने के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। आज के एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। रोड बम्प्स, बीच बीच में रोड बम्प्स क्या है, बीच बीच में बैरियर्स क्या हैं, बीच बीच में रुकावटें कहाँ कहाँ आएंगी।
द फिनेंस कमीशन रोड मैप, जो पूरा का पूरा रोड मैप दिया है हमारे फिनेंस कमीशन ने, रोड मैप का मतलब क्या होता है, आगे का जो हमें पूरा का पूरा रास्ता दिखाया है, इज क्रिटिकल, वो ज़रूरी है, अमिड आ, किसके बीचों बीच एक स्टैंड ऑफ जो चल रहा है, आमना सामना जो चल रहा है, लड़ाई जो चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके लिए उसके बीचों बीच फिनेंस कमीशन का जो रोड मैप है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए रीड इट एवरीवन, आप लोग रीड करेंगे पहले, दिन मैं एक्सप्लेन करूँगी। जैसे ही सभी लोग रीड कर लेंगे कमेंट करेंगे डन। डन। चलिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। चलिए ऑन मंडे को जो 15 फिनेंस कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। मंडे को 15th फिनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी विद रिकमेंडेशंस ऑन द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला दिया, उसके ऊपर सजेशंस दिए, क्या कि जो टैक्स रेवेन्यूज़ का डिविजिबल पूल है, जो टैक्स रेवेन्यू उनके पास आ रहे हैं, जो डिवाइड करने हैं, उनको सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड करो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल तक उस डिविजिबल पूल को, जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है जीएसटी से, उसको डिवाइड करो, सेंटर को भी दो, स्टेट को भी दो। और ये रिकमेंडेशन उन्होंने किसको करी, ये रिकमेंडेशन उन्होंने प्रेसिडेंट को की। द पैनल्स, जो पैनल है उसका जो प्रपोज्ड फिस्कल रोड मैप है, जो उसने पूरी की पूरी प्लानिंग दिखाई आगे की 2025 से 2026 तक पूरी की पूरी प्लानिंग दिखाई। फिस्कल मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2021-25 से 25 विल ओनली कम इनटू द पब्लिक डोमेन। वो तभी पब्लिक डोमेन में आएगी, वो जो पूरा पूरी प्लानिंग है वो पब्लिक को तभी बताई जाएगी एक बार वो पार्लियामेंट में आ जाए। पार्लियामेंट में अभी तो प्रेसिडेंट को दी है, अभी पार्लियामेंट में नहीं आई, तो एक बार वो पार्लियामेंट में आ जाए तभी वो पूरी की पूरी पब्लिक डोमेन में आएगी। हो सकता है विंटर सेशन में ना आए, तो कम से कम 2021 या 22 के यूनियन बजट से तो पहले पहले आ जाए। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021-22 के यूनियन बजट से पहले पहले आ जाए। एन एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये दिखाएगी, रिवील करेगी, रिवील का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्लोज करेगी, लोगों के सामने लेके आएगी द गवर्नमेंट्स एक्सेप्टेंस, कि वो गवर्नमेंट जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस बात को मानती है या इस बात को रिजेक्ट कर देती है जो पैनल ने प्रिस्क्राइब किया है, जो पैनल ने रिकमेंडेशन दी है, जो पैनल ने सजेशन दिया है। वो बात तो हमें तभी पता चलेगी जब वो चीज़ पार्लियामेंट में आएगी कि गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है या गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट करती है। When the 14th Finance Commission recommended a sharp increase in their take home cut, जब 14th Finance Commission था उसने क्या रिकमेंड किया था, उसने अपना सजेशन दिया था कि बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया जाए टेक होम कट। होम कट का मतलब क्या, जो फाइनली उनके हाथों में आएगा 32% से 42% आ जाए रेवेन्यू स्टेट्स के पास। टैक्स का जो रेवेन्यू है पहले 32% डिसाइडेड था, 14th फिनेंस कमीशन ने बोला कि उसको 32% से 42% कर दिया जाए, और सेंटर भी उस बात को मान गया, चलो कोई बात नहीं स्टेट्स तुम ले जाओ, 32% मत लेके जाओ, 42% ले जाओ। स्टेट्स हैड ऑब्वियस कॉज टू बी अपबीट, तो स्टेट्स जो है एक्साइटेड हो गई थी कि हाँ भाई चलो अच्छी बात है, अब हमें ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। हाउएवर, लेकिन देयर एक्चुअल शेयर्स ऑफ टोटल टैक्सेस, अगर हम उनके एक्चुअल शेयर देखेंगे पूरे के पूरे टैक्स में जो उनका एक्चुअल शेयर था, मॉप्ड अप, जो फाइनली उनके पास आया, फाइनल, मॉप्ड अप का मीनिंग क्या है, फाइनली, फाइनली जो उनके पास आया, हैड टर्न्ड आउट टू बी फार लोअर। उनके पास एक्चुअल वाला जो आया, जो फाइनली आया वो बहुत कम आया, क्योंकि सेंटर ने क्या किया,
सेंटर ने और सेस लगा दिया। सेस का मीनिंग क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया उन बेचारी स्टेट्स के ऊपर, सरचार्ज लगा दिया उन स्टेट्स के ऊपर टू गार्नर एडिशनल रेवेन्यूज इन रिसेंट ईयर्स, अपने रेवेन्यूज को इकट्ठा करने के लिए। मतलब स्टेट्स वर वेरी हैप्पी, वाओ 32% मिल रहा था पहले, अब 42% मिल रहा है। बहुत खुश हो गई स्टेट्स की, चलो इतनी अच्छी बात है। लेकिन सेंटर ने क्या होशियारी दिखाई? सेंटर ने बोला तुम टैक्स ले रहे हो ना, इस टैक्स के ऊपर हमें टैक्स दो, हमें ये वाला सरचार्ज दो। तो जब इसका रिजल्टेंट आया तो रिजल्टेंट क्या आया कि स्टेट्स को बहुत कम ही पैसा मिला। चल आगे पढ़िए, फिर ग्रामर एक साथ करेंगे। डन एवरीवन। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? देयर आर फ्रेश रीजन्स, बिल्कुल बिल्कुल न्यू रीजन्स हैं स्टेट्स के लिए परेशान होने के लिए। स्टेट्स परेशान हैं, उस परेशान होने के उनके पास नए रीजन्स हैं। कमीशन की जो रेवेन्यू शेयरिंग रिकमेंडेशंस है, कमीशन ने जो अपना सजेशन दिया है कि रेवेन्यू ऐसे शेयर होगा, उस चीज़ को लेकर स्टेट्स जो हैं चिंतित हैं। नॉट इन द लीस्ट, कम से कम नहीं, बिकॉज ऑफ द रीसेंट स्टैंड ऑफ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि स्टेट और सेंटर की लड़ाई चल रही थी। जीएसटी कंपनसेशन सेंटर ने प्रॉमिस किया था स्टेट को देने के लिए कि अगर कोई रेवेन्यू में शॉर्टफॉल होता है तो हम हमको कंपनसेशन देंगे। वो कंपनसेशन सेंटर उनको दे नहीं रहा था, तो इस वजह से लड़ाई चल रही थी। तो अभी जो लड़ाई चल रही है कि उनका जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज उनको कैसे पे होंगे, तो इस चीज़ को लेकर स्टेट्स चिंता में है कि उन स्टेट्स को कैसे वो पैसा मिलेगा। While 22 states have now come on board, 22 स्टेट्स जो हैं बोर्ड पे आ चुकी हैं, मान चुकी हैं वो सॉल्यूशन जो सेंटर ने दिया है। कंज्योर्ड अप बाय द सेंटर, अब ऑथर ने ना कितना नेगेटिव वर्ड यूज़ किया, कंज्योर्ड अप बाय द सेंटर, मतलब सेंटर ने उनके ऊपर जो जादू चलाया, जादू से जो सोल्यूशन बनाया, उसके लिए 22 स्टेट्स मान चुकी हैं। देयर आर स्टिल लूज एंड्स, अभी भी थोड़े थोड़े लूज एंड्स हैं। लूज एंड्स का मतलब है अभी भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, लड़ाई की सिचुएशन है, क्योंकि और भी ड्यूज़ पाइल अप हो रहेंगे अगले 2 साल में। इस साल के ड्यूज़, पिछले साल के ड्यूज़, अगले 2 साल में और ड्यूज़ पाइल अप हो जाएंगे। तो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें हैंडल हो गई हैं। दूसरी बात, सेंटर ने कमीशन को टास्क दिया था विद असेसिंग अ फ्यू अनयूजुअल आइडियाज़, कि आप कुछ ना अनयूजुअल, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ भी लेके आओ, कुछ अलग से आइडियाज़ भी लेके आओ जिससे हमारी भी हेल्प हो जाए और सेंटर की भी हेल्प हो जाए। ऐसा काम स्टेट ने बोला था कि ऐसा कुछ करो हमारे कमीशन को। आप एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाओ, एक ऐसा फंड बनाओ जो कभी भी लैप्स ना हो, जिसकी जो वैलिडिटी है वो कभी भी ख़त्म ना हो। डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी स्पेंडिंग के लिए एक ऐसा फंड बनवाओ सेंटर से। इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स को इंसेंटिव दो। अगर कोई स्टेट अच्छा परफॉर्म करती है, अगर उनके रिफॉर्म्स अच्छे हैं, सेंटर को लगता है कि ये स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, उस स्टेट को इंसेंटिव दिलवाओ। जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अगर कोई स्टेट अडॉप्ट करती है, जहाँ पे अपने सारे लोगों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब डायरेक्ट उनके खातों में पैसा पहुँचा देती है सब्सिडी देने की बजाय, तो ऐसी स्टेट्स को भी कुछ तो इंसेंटिव मिलना चाहिए। स्टेट्स अच्छा काम कब करेंगी? जब उनको इंसेंटिव मिलेगा। सदर्न स्टेट्स आर वरीड, जो हमारी इंडिया की सदर्न स्टेट्स हैं वो चिंता में है कि 2011 का जो पॉपुलेशन डेटा है जिसको यूज़ किया जा रहा है, 1971 के पॉपुलेशन डेटा को नहीं यूज़ कर रहे, 2011 का जो पॉपुलेशन डेटा है उसको यूज़ किया जा रहा है। इससे क्या होगा, उनके ऊपर पिनलाइज हो जाएंगी, वो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उनको नुकसान होगा। फॉर मैनेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ बेटर, किस चीज़ के लिए पिनलाइज की जाएंगी वो, कि उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को अच्छे से मैनेज नहीं किया। ऑल दीज हैव द पोटेंशियल, ये सारी चीज़ों के अंदर पोटेंशियल है
कि वो स्टेट के एक्चुअल शेयर को इम्पैक्ट कर सकती हैं, और स्टेट जो है इस बात को लेके चिंता में है कि हमें हमारा शेयर, हमें हमारा हिस्सा रेवेन्यू का मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे बढ़िए। चले, क्या लिखा हुआ है पढ़ ले सभी ने? हैज़ एवरीवन डन इट? ओके। कि जो आरबीआई का असेसमेंट है स्टेट फाइनेंसेस का, जो आरबीआई ने चेक किया है कि स्टेट अभी किस हालत में है, वो दिखाता है कि स्टेट्स बहुत परेशान है इकोनॉमी के नीचे जाने से। स्टेट्स बहुत दिक्कत में है क्योंकि जो इकोनॉमी है वो हमारी नीचे जा रही है। ये जो महामारी आई, जो लॉकडाउन हुए, इनने सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। महामारी का आना, लॉकडाउन का आना, इन वजह से जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। पिछले साल ये जो फाइनेंस पैनल था, इसने एक रिपोर्ट लेके आया था ये 2020-2021 में, और इसने क्या बोला था कि 5 साल का जो फोरकास्ट है वो टफ है क्योंकि इकोनॉमी नीचे जा रही है। किस चीज़ की वजह से नीचे जा रही है? 5 साल का फोरकास्ट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है। किस चीज़ की वजह से? डिमोनेटाइजेशन आया, नोटबंदीकरण आया, जीएसटी आया, इन चीज़ों की वजह से जो इकोनॉमी है नीचे जा रही है। तो अभी हम फोरकास्ट नहीं कर सकते कि अगले 5 साल में इकोनॉमी का क्या होगा। इट्स फाइनल रिपोर्ट, अब जो इस कमीशन की जो आखिरी रिपोर्ट आई है वो तो और भी ज़्यादा अनसर्टेन टाइम पे आई है, और भी ज़्यादा ऐसे टाइम पे आई है जिसमें हमें पता ही नहीं अगले पल क्या होने वाला है। महामारी आ गई, ग्लोबल इकोनॉमी एक टेल स्पिन में चली गई। टेल स्पिन का मीनिंग क्या है? केओस की सिचुएशन में चली गई, कन्फ्यूजन में चली गई, डिस्ट्रक्ट हो रही है इकोनॉमी, धीरे धीरे ख़त्म सी होती जा रही है। हर जगह कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। अब फोरकास्ट करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दैट द पैनल हैज़ डेडिकेटेड, पैनल ने डेडिकेट किया है एक अमाउंट, पूरा का पूरा, एक पूरी की पूरी वॉल्यूम, पूरी की पूरी एक स्टडी स्टेट्स को डेडिकेट किया है। क्या एनालाइज किया है कि हर स्टेट को किस किस चीज़ में डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, क्या क्या डेवलपमेंट नीड्स हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी डेवलपमेंट के लिए। इज़ हर्टनिंग, ये बात अच्छी है कि इस कमीशन ने पूरी की पूरी एक वॉल्यूम, पूरा का पूरा एक बहुत अच्छा खासा टाइम और अमाउंट पेजेस का स्टेट्स को डेडिकेट किया है। द सेंटर, जो सेंटर है वो स्टेट्स के डरों को दूर कर सकता है। एल ए का मीनिंग क्या होता है? कम करना, सुकून पहुंचाना। तो जो सेंटर है वो स्टेट्स के डरों को दूर कर सकता है फर्दर बाय टेबलिंग द रिपोर्ट। कैसे? इस रिपोर्ट को टेबल करके, इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लेके आके सून, जल्दी से जल्दी, जिससे कि कोई भी अगर स्टेट्स की चिंताएं हैं, स्टेट्स की एंजाइटीज़ हैं, उन पर डिबेट हो सके, उनके ऊपर डिस्कशन हो सके और उनको रेस्ट करने छोड़ देते हैं। मतलब स्टेट्स की चिंताओं को ख़त्म करने के लिए सेंटर को क्या करना चाहिए? सेंटर को ये जो रिपोर्ट आई है इसको अब पार्लियामेंट में रखना चाहिए। एंड स्टेट्स कैन ऑल्सो प्लान, और अगर ये रिपोर्ट जल्दी आ जाती है तो स्टेट्स भी अपना बजट प्लान कर लेंगी, अनसर्टनिटी उनको कम होगी। जब उनको पता होगा कि उनको कितना पैसा मिलने वाला है सेंटर से, तो उनके लिए भी अच्छा होगा अपना बजट को प्लान करना। बीइंग रिसेप्टिव टू स्टेट्स कंसर्न्स, स्टेट के कंसर्न को जब आप फील करते हो, इससे क्या होता है? इससे होता है कि एक अच्छा कोहेसिव, मिलजुल के काम करने वाला इम्पैक्ट होता है। अगर सेंटर स्टेट्स की चिंता करेगा तो सेंट्रल स्टेट्स मिल के अच्छा काम करेंगी, एक कोहेसिव, मिला जुला हुआ अच्छा फेडरल इम्पैक्ट होगा। फेडरल का मीनिंग क्या होता है? स्टेट और सेंटर के बीच में जहाँ पावर डिवाइडेड होती है उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। फॉर द कमिंग ईयर्स, अगले सालों के लिए सब लोग मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाएंगे। अ डबल इंजन, दो चीज़ों में हेल्प होगी, दैट कैन हेस्टन, एक डबल इंजन, सेंटर भी काम करेगा, स्टेट्स भी काम करेंगी, जिससे क्या होगा? जल्दी जल्दी हमारी जो इंडिया है वापस पहुंच जाएगी हाई ग्रोथ की तरफ। इंडिया मतलब ग्रो करने लग जाएगी। आर्टिकल समझ में आया बच्चे? बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी आर्टिकल की, और ऊपर से फिनेंशियल आर्टिकल था, बट क्या आप सभी को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया पूरा का पूरा आर्टिकल? हाउ मैनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट आर्टिकल? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। एवरीवन, आया पूरा आर्टिकल समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले उसकी तरफ आते हैं, अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं।
इसमें हम ग्रामर करेंगे अब। डोज ऑफ ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म की डोज की हम बात कर रहे हैं, स्किमिंग करेंगे और ग्रामर करेंगे इस वाले आर्टिकल में। वील डू द स्किमिंग एंड वील डू द ग्रामर इन दिस पार्ट। इंडिया मस्ट इम्प्रूव इट्स कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया को जो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, सप्लाई जब हम करेंगे टेम्परेचर्स को मेंटेन करते हुए वैक्सीन की, टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ न्यू वैक्सीन, जो नई वैक्सीन आ रही हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को अपना कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेम्परेचर मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। चलो स्किमिंग करनी है अब आपको, एवरीवन हैज़ टू स्किम इट। डन एवरीवन। चलिए क्या लिखा हुआ है, मल्टीनेशनल ड्रग कंपनी जो है फाइज़र, उसने अनाउंस किए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, जो उसका फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है एक पोटेंशियल कोविड वैक्सीन का, मतलब उसने पॉजिटिव रिजल्ट्स अनाउंस किए कि हाँ भाई अच्छा होगा, हम वैक्सीन आपको बहुत जल्दी से दे देंगे। हाउएवर ये जो अर्ली रिजल्ट्स हैं वैक्सीन कैंडिडेट के, 90% प्रोटेक्टिव ट्रायल वॉलंटियर्स में नियरली 40,000 आर एनरोल्ड, 40,000 लोगों के ऊपर इस वैक्सीन का टेस्ट हुआ था। ये केवल इंपॉर्टेंट डिटेल है पब्लिक में। फाइज़र जो एक वैक्सीन कैंडिडेट यूज़ कर रहा है जर्मन फर्म बायोनटेक के द्वारा, उसने सितंबर में बोला था कि एक वैक्सीन को जज करने के लिए कि वो 60% इफेक्टिव है, 164 वॉलंटियर्स को कोविड होना चाहिए। इसमें वैक्सीन ग्रुप्स भी आ गए और प्लासिबो, प्लासिबो का मतलब है जिनको कोई भी वैक्सीन नहीं दी गई। क्लेम ऑफ 90%, जो 90% का जो क्लेम है वो 94 वॉलंटियर्स के सैंपल पे हुआ, लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता कौन से कितने लोग कौन से ग्रुप के थे, कितने लोगों को वैक्सीन दी गई थी और कितने लोगों को प्लासिबो दिया गया था। ये भी क्लियर है, अनक्लियर है, ये बात भी नहीं पता कि वो लोग जो इन्फेक्ट हुए थे, भले ही उनके अंदर कम सिम्टम्स आए थे या बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आए थे, क्या हुआ था हमें ये भी नहीं पता। हालांकि जो रिजल्ट्स हैं फाइज़र के अकॉर्डिंग वो एक एक्सपर्ट कमेटी ने अनाउंस किए हैं, लेकिन अभी भी उनको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के द्वारा अनाउंस नहीं किया गया है किसी भी जर्नल के द्वारा। मतलब फाइज़र ने अनाउंस कर दिए हैं लेकिन बाकी किसी ने भी अनाउंस अभी तक नहीं किया है। पीयर रिव्यूड जर्नल का मतलब क्या होता है कि किसी जर्नल ने उनको चेक नहीं किया है और उनको अनाउंस नहीं किया है। फाइज़र खुद ही बोल रहे हैं हमने वैक्सीन बना लिया, हमने वैक्सीन बना लिए, लेकिन अभी भी उनको स्टैंडर्ड मेथड्स के साथ अनाउंस नहीं किया गया है। आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा हुआ है, इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में देखें तो अभी भी टाइम है कि हम इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं हो सकते कि वैक्सीन आ गई है। अभी हम श्योर नहीं है कि ये जो वैक्सीन है इसका रिजल्ट आएगा भी, अगर सब लोगों को दे दी जाए, वाइडर पॉपुलेशन बहुत सारे लोगों को दे दी जाए, तो अभी भी हम श्योर नहीं है कि ये वैक्सीन अपना रिजल्ट देगी भी या नहीं देगी। फाइज़र का जो अनाउंसमेंट है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडिया पे। कोविड शील्ड जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवैक्सीन निकाली थी, भारत बायोटेक ने, कोई भी 3 फेज़ 3 ट्रायल्स वैक्सीन के हुए ही नहीं है इंडिया में। इंडिया में अभी तक हमने बहुत अच्छे लेवल पे फेज़ 3 ट्रायल्स किए ही नहीं है। अर्ली डिस्कशंस हो रहे थे फाइज़र के साथ, लेकिन अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इंडिया को फाइज़र वैक्सीन देगा या नहीं देगा। अगर फाइज़र वैक्सीन बना भी लेता है तो हमारी कंट्री में बातचीत तो हुई थी फाइज़र के साथ, लेकिन अभी भी पता नहीं कि फाइज़र हमें वैक्सीन देगा या नहीं देगा। अगर बाई चांस फाइज़र ने वैक्सीन बना भी ली है तो क्या वो इंडिया को देगा शुरुआत में, इस बारे में भी हमें नहीं पता। वैक्सीन कैंडिडेट एक mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो क्या करती है, जो एक इन्फेक्शियस पार्टिकल के यूज़ को रोक देती है। एक्सक्यूज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, त्याग देना, किसी चीज़ को रोक देना। वो रोक देती है सच एज अ पोर्शन ऑफ द वायरस, वायरस के पोर्शन को रोक देती है
और एक आरएनए का पीस यूज़ होता है उसमें, जो एक एंटीजन में बन जाता है बॉडी की खुद की मशीनरी से। एक आरएनए होता है जो हम डालते हैं और बॉडी की खुद की मशीनरी उसे एक एंटीजन बना देती है उस वायरस से लड़ने के लिए। इससे क्या होता है, अनटूवर्ड रिएक्शंस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसका मतलब वायरस हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। आगे स्किम कीजिए। डन एवरीवन। आगे क्या लिखा हुआ है, इसको हमें चिकन एग्स में भी कल्चर नहीं करना पड़ेगा, किसी मैमल की, किसी मैमल्स कौन थे, ह्यूमंस हो गए, रैबिट्स हो गए, रैट्स हो गए, सारे मैमल्स हैं, इनकी सेल्स के अंदर भी नहीं करना। तो इसका मतलब इस ड्रग को हम जल्दी बना सकते हैं और बहुत कम पैसे में बना सकते हैं। हालांकि सबसे आगे अभी यही चल रही है, अभी भी कमर्शियली अवेलेबल कोई mRNA बेस्ड वैक्सीन बनी नहीं है। कमर्शियली अवेलेबल ऐसी कोई वैक्सीन अभी है नहीं है। इसको ना -70 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है। लेकिन इस वैक्सीन की दिक्कत क्या है, अगर ये वैक्सीन इंडिया में आएगी तो -70 डिग्री सेल्सियस के साथ हमें रखना पड़ेगा, और इंडिया के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही हम इस वैक्सीन को स्टोर कर पाएंगे -70 डिग्री सेल्सियस तक हर जगह पहुँचाने के लिए। हाउएवर, कब भी हो, कुछ भी हो, कभी भी मिले, कैसे भी मिले, रीज़न तो है ऑप्टिमिज्म का, खुशी का तो रीज़न है कि चलो कोई एक तो कंपनी है जो वैक्सीन की तरफ बढ़ रही है। एक तो दिखाता है कि साइंटिस्ट की बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होगी, कि वो वैक्सीन बना सकते हैं वायरस के प्रोटीन को टारगेट करने के लिए। ये सही है, और ये एक अप्रोच है जो वैक्सीन डेवलपर्स, ज़्यादातर वैक्सीन डेवलपर्स फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत सारे रिजल्ट्स की चांसेस हाई हैं कि हम एक बहुत जल्दी वैक्सीन बना लेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इस पैसेज की टोन क्या है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज, कहने से इस पैसेज की जो टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक है। ऑथर ने बोला कुछ भी हो, कुछ भी हो, खुशी की बात तो है कि वैक्सीन आने वाली है। कुछ भी हो, खुशी की बात तो है कि वैक्सीन आने वाली है। चलिए लास्ट पैराग्राफ। ऑथर ने एक बात और बोली कि जो दूसरी कंपनी है मॉडर्ना, वो भी एक ऐसी अप्रोच एम्प्लॉय करती है, यूज़ करती है। तो नई वैक्सीन प्लेटफॉर्म जो है ब्रेक थ्रू तो हो सकता, लाइकली है कि ब्रेक थ्रू हो सकता है। मतलब ब्रेक थ्रू का मीनिंग क्या है, तो सक्सेसफुल, पहली सक्सेस हो सकती है, बहुत बड़ी सक्सेस हो सकती है कि हम mRNA वैक्सीन ऐसी बनाना शुरू कर दें। इंडिया को बहुत नज़र रखनी पड़ेगी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इंडिया को खुद की भी वैक्सीन बनाने का एक्सपर्टीज़ बनाना पड़ेगा। इंडिया को अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी चाहिए, अपना कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर ले, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ बहुत बेसिक वैक्सीन्स को ही ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। तो हमें अपना कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ इस पैराग्राफ की टोन क्या है, इस पैराग्राफ की टोन है सजेस्टिव। ऑथर ने इंडिया को सजेशन दिया है कि तुम अपना कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर लो और ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत क्लोज वॉच रखो, जिससे कि तुम भी ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाओ। चलिए अब करते हैं ग्रामर पे। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, कि हम वैक्सीन्स को अपने गाँव में, अपने शहरों में, सब जगह ट्रांसफ़र कर पाएँ, ट्रांसपोर्ट कर पाएँ, और जो वैक्सीन स्टोर जो करनी है वो बहुत कम टेम्परेचर्स पे करनी है। तो उस तरह का हम इक्विपमेंट, उस तरह के कोल्ड स्टोरेजेस, उस तरह की स्टोरेज फैसिलिटीज़ हम बना पाएँ। लेट्स डू द ग्रामर नाउ। ग्रामर करते हैं। मैं कुछ वर्ड्स आपके लिए मार्क कर रही हूँ, आप मुझे उन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। क्लियर? चलिए पहला वर्ड है, जस्ट 1 सेकेंड। द फर्स्ट वर्ड इज चांसेस, एनकरेजिंग, अप्रोच, स्टिल, इनएक्सपेंसिवली, नीड, developers, रेफ्रिजरेटेड, अवेलेबल। चलिए बताइए एवरीवन। ओके, नीड क्या हो गई,
वर्ब हो गई। इनएक्सपेंसिवली एडवर्ब हो गया, ELY लग रहा है। अवेलेबल एडजेक्टिव होता है। स्टिल भी एडवर्ब होता है। रेफ्रिजरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अप्रोच नाउन है, आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है। एनकरेजिंग रिजल्ट्स, कैसे रिजल्ट्स? एनकरेजिंग रिजल्ट्स एडजेक्टिव है। और V1 + ING है जो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। चांसेस, आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है, चांसेस नाउन है। डेवलपर्स, डेवलप करने वाले, नाउन है। क्या क्या स्कोर रहा सभी का? 1 2 3 4 5 6 7 8 आउट ऑफ 8। व्हाट आर योर स्कोर्स एवरीवन? सभी अपना स्कोर बताएंगे। 8 में से क्या क्या स्कोर रहा? चलिए क्विज नाउ, रेडी है ना वोकैबुलरी क्विज के लिए? आई होप सभी को पता है कि रोज़ रात को 9 बजे वोकैबुलरी क्विज रिवीजन भी होता है निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे। चलिए, मैच द कॉलम फॉर यू। अगर कोई भी डाउट है जो मैं अभी नहीं देख पा रही हूँ, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953592800 पे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मेरा कल से बैच शुरू हुआ है उसके बारे में क्वेरी हो, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। आंसर दिस क्विज नाउ एवरीवन। डन? चलिए, ब्रोक आउट, बहुत तेजी से डेवलप करना। कट वंस टीथ, एक्वायर इनिशियल प्रैक्टिस ऑफ समथिंग। एलिनिएटेड, किसी को अकेला करवा देना। पर्ज, किसी चीज से छुटकारा पा लेना। डिट्योरेटिंग, धीरे 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 करके खराब होते हुए चलना। डिट्योरेटिंग इज बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्स। 4 5 2 3 एंड 1, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? 4 5 2 3 एंड 1। क्या दिस इज द फाइनल स्कोर? टेल मी अ फाइनल स्कोर्स। आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इस पे हर किसी को आंसर लिखना ही लिखना है कि जो फिनेंस कमीशन का जो रोड मैप है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी जो लड़ाई चल रही है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, उसके बीचों बीच फिनेंस कमीशन ने जो रोड मैप दिया है वो क्रिटिकल है, वो इम्पॉर्टेंट है। सभी को इसके ऊपर आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। एक्सटेंडेड लीज, लीज बढ़ा दिया गया। द IPL रिमेन्ड अ सक्सेस, IPL एक सक्सेस रहा। एज अ टेलीविजन स्पेक्टिकल, सब ने देखा उसको। स्पेक्टिकल का मीनिंग क्या होता है? देखा। टेलीविजन पे सब ने देखा। डिस्पाइट द बायो बबल, बायो बबल था को बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में वो IPL हुआ, लोगों को वहाँ पे जाना अलाउड भी नहीं था, लेकिन फिर भी IPL बहुत सक्सेसफुल रहा। कैसे सक्सेसफुल रहा? क्योंकि लोगों ने उसे टेलीविजन के ऊपर देखा। चलिए, रीड इट एवरीवन। जैसे पढ़ लेंगे आप कमेंट करेंगे डन। चलिए, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रिटन? द इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL था, जो दुबई में ख़त्म हो गया ट्यूसडे नाइट को, उसने इस बात को रीआइट्रेट किया, इस बात को दोबारा दोहराया क्या कि जो मुंबई इंडियंस डोमिनेंस है ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले 10 साल से मुंबई इंडियंस ही डोमिनेट कर रहे हैं, वही सबसे आगे है। वाइल ऑल्सो ग्रांटिंग, और एक एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स भी दिया किसको? लेटेस्ट चैलेंजर जो थे दिल्ली कैपिटल्स। MI को 5th टाइटल मिल गया अपना इस बार, मतलब MI लगातार जीत रहा है, इसको 5th टाइटल मिल गया। एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर के भी बहुत आगे है। CSK को 3 ट्रॉफीज मिली हैं अभी तक, जबकि MI को 5th टाइटल मिल गया। एज फाइनल्स गो, जैसे फाइनल्स चले, जो समिट क्लैश, जो बिल्कुल टॉप लेवल की जो क्लैश हुई वो अंडरवेलमिंग थी, वो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। रिड्यूस टू 22 फॉर 3 in 3.3 ओवर्स, 3 in 3.3 ओवर्स। DC दिल्ली कैपिटल्स को कैचअप प्ले करना पड़ा ऑल थ्रू द कॉन्टेस्ट, पूरे कॉन्टेस्ट में, डिस्पाइट द रग्ड एफर्ट, जबकि इतनी ज़्यादा मेहनत करी
स्किपर श्रेयस अय्यर ने एंड ऋषभ पंत ने हु बोथ स्कोर्ड अ 50 ईच, दोनों ने कितना कितना स्कोर किया, 50-50 स्कोर किया। DC's 156 मिला दिल्ली चैंपियंस को 7 में इन 20 ओवर्स, 20 ओवर में हार्डली टेस्टेड। ये टेस्ट के इवेंचुअल चैंपियन, जिसने क्लियरली क्या कर दिया, इवेंचुअल चैंपियन कौन है, रोहित शर्माज मैन कोस्टेड टू अ 5 विकेट विक्ट्री इन 18.4 ओवर्स। वो कैसे जीत गए, 18.4 ओवर्स में ही वो 5 विकेट विक्ट्री से जीत गए। रोहित हिमसेल्फ प्लेड द लीड हैंड थ्रू अ मेजर्ड 68। सबसे आगे कौन रहे, रोहित रहे, 68 उन्होंने किया, 3 विकेट्स। हाँ, ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स बेस्ड आर्टिकल है, इट्स अ स्पोर्ट्स बेस्ड आर्टिकल, तो वी जस्ट हैव टू, या फिर इस वाले आर्टिकल की हम स्किमिंग करेंगे। द रीज़न भी क्योंकि इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, इस आर्टिकल में हमारी इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन वाले आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं कर पाएंगे, तो वील स्किम दिस आर्टिकल, उसको हम स्किम करेंगे, ठीक है। रीडिंग के लिए अभी हम ये वाला आर्टिकल कर लेते हैं, क्योंकि वो आर्टिकल पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, उसकी हम स्किमिंग करेंगे, ठीक है। एक बार यस और नो बोल दीजिए, ठीक है ना ये चीज़, इज इट ओके। चलिए, तो इस वाले आर्टिकल को रीड कर लेते हैं। फॉर वन एंड ऑल, एक के लिए और सबके लिए, इंस्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, हमारी जो खुद का फ्रीडम जो है उसकी इंस्टेंट प्रोटेक्शन, बिल्कुल ऑन द पॉइंट प्रोटेक्शन मस्ट बी द नॉर्म, यही रूल होना चाहिए, एंड नॉट डिश्ड आउट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। और वो हमें प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं देनी चाहिए कि इन लोगों को फ्रीडम ज़्यादा मिलेगा, इन लोगों को कम मिलेगा, या ये वाला फ्रीडम ज़्यादा मिलेगा, ये वाला बाद में मिलेगा, नहीं, इमीडिएट फ्रीडम हर चीज़ को लेके हमें मिलना चाहिए। चलिए, रीड इट एवरीवन। अब इस केस में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, यू विल एंजॉय दिस आर्टिकल। चलिए, क्या लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक अ ब्लो फॉर पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्सनल लिबर्टी को मतलब के लिए एक ब्लो को स्ट्राइक किया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं स्टेप लिया है। ग्रांटिम इंटरिम बेल, इंटरिम का मीनिंग होता है बीच में, उनको बेल दे दी है, किनको दे दी है, टेलीविजन एंकर अर्नब गोस्वामी को, एक ऑर्डर के थ्रू दैट वन विश्ड was also passed in the case of many others incarcerated without sufficient cause and with the same priority consideration and speed। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को इंटरिम बेल दे दी है, एक ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने जिसके हिसाब से अर्नब गोस्वामी जी को बेल मिल गई है। एक ऐसा ऑर्डर पास किया जो लोग चाहते थे दूसरे लोगों के लिए भी पास होना चाहिए था, जिनको अरेस्ट किया गया था बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रोसिक्यूशन के, और सेम प्रायोरिटी पे, कंसिडरेशन पे और स्पीड पे। जो सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी जी के साथ किया वो बाकी लोगों के साथ भी करना चाहिए था। द अरेस्ट ऑफ द गैरुलस सपोर्टर, गैरुलस में समवन हु इज वेरी टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो गैरुलस सपोर्टर हैं उनका जो अरेस्ट हुआ, उनको बंद जो किया गया, किसके सपोर्टर हैं, रूलिंग पार्टी के सपोर्टर हैं, एट द सेंटर मतलब बीजेपी के वो सपोर्टर है। बाय अ रिजीम इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जिसकी सरकार चल रही है उनके द्वारा अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करवाया गया। एज अपोज टू इट डिड सीम एन अनवांटेड एक्सरसाइज इन लॉ, महाराष्ट्र की पार्टी ने उनको क्यों बंद करवाया, क्योंकि वो सेंटर के अपोज्ड है और ये एक अनवांटेड एक्सरसाइज थी लॉ में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। दी एक्यूजेशन, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, एक्यूजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इल्ज़ाम लगाना। The accusation that Mr. Goswami and 2 others, Mr. Goswami और 2 लोगों ने और अबेट किया है, मदद की थी सुसाइड होने में एक इंटीरियर डिज़ाइनर की, इंटीरियर डिज़ाइनर ने सुसाइड किया और अर्नब गोस्वामी ने उनकी मदद की थी बाय डिनाइंग हिम पेमेंट्स। कैसे उनको अबेट किया, उनको पेमेंट्स नहीं दिए, इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड करी, मतलब अर्नब गोस्वामी की वजह से उसने सुसाइड करी थी। बाय डिनाइंग हिम पेमेंट्स, उनको पेमेंट्स नहीं दिए जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। वॉज इंडीड समथिंग, कुछ ऐसा था जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, पहले डायरेक्ट अरेस्ट थोड़ी ना होता है, पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था।
प्रोसिक्यूशन होना चाहिए था, अर्नब गोस्वामी के लॉयर को भी अपना पॉइंट रखने के लिए स्पेस मिलना चाहिए था। अगर एविडेंस मिलता एंड विदाउट अरेस्ट, मैम अरेस्ट नहीं होना चाहिए था पहले। तो ऑथर क्या कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए था। अगर कोई ऐसी चीज़ आई थी कि उन्होंने अबेट किया था सुसाइड के केस में किसी में, तो पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। अगर कोई एविडेंस मिलता था तो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए था, उसके बाद अरेस्ट होना चाहिए था। ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई ये बहुत ज़्यादा गलत हुई, ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बीच में आके एक इंटरिम बेल दे दी है। लेकिन ऑथर का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्नब गोस्वामी के केस में किया, एक इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, वो बाकियों के केस में भी तो करना चाहिए था। इतने सारे अरेस्ट हो जाते हैं हमारे कंट्री में बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी प्रोसेस के, तो दिस इज रॉन्ग। हर किसी का फ्रीडम अपना है और हर किसी को फ्रीडम, इमीडिएट फ्रीडम मिलना चाहिए। जब तक एविडेंस ना मिल जाए तब तक किसी का अरेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए लेट्स डू द ग्रामर पार्ट नाउ। ग्रामर करते हैं। मैं कुछ वर्ड्स मार्क कर रही हूँ, आप मुझे उन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। सबसे पहले स्ट्रक, ब्लो, ग्रांटिंग, मैनी, प्रायोरिटी, सील, इंडीड, फाउंड। हाँ जी बताइए, टेल मी द पार्ट ऑफ स्पीच। Everyone. चलिए लेट्स सी क्या क्या स्कोर है सभी का। ब्लो एक नाउन है क्योंकि आर्टिकल इसके बारे में बता रहा है। स्ट्रक एक एक्शन की बात कर रहा है, वर्ब है। ग्रांटिंग एक्शन की बात कर रहा है, V1 प्लस ING है। अदर्स क्योंकि नाउन है, नाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो एडजेक्टिव होता है। प्रायोरिटी नाउन है। सीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इंडीड समथिंग, इट वाज इंडीड समथिंग एडवर्ब है, बेशक कुछ ऐसा था। फाउंड वर्ब है। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के पार्ट ऑफ स्पीच में। नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर यू। हाँ जी रीड इट। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज ऑलवेज अ गुड केस फॉर बेल, बेल के लिए हमेशा से एक अच्छा केस रहा है। हाउएवर ये बात क्लियर नहीं हुई कि कोर्ट ने रेगुलर बेल प्रोसेस क्यों नहीं अलाउ किया उनके फ्रीडम के लिए। मतलब इतने सारे लोग हैं जिनको अरेस्ट किया जाता है बिना किसी एविडेंस के, तो कोर्ट जो है एक बेल प्रोसेस सबको क्यों नहीं देता है। मिस्टर गोस्वामी बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए सेशन कोर्ट से पहले। सेशन कोर्ट पे उन्होंने अपना मैटर भेजा ही नहीं, उन्होंने सीधा अपना मैटर कहाँ भेजा, बॉम्बे हाई कोर्ट पे भेजा। हाई कोर्ट को गलत नहीं ठहरा सकते उनकी बेल को मना करने में। हाई कोर्ट ने उनकी बेल नहीं पास करी और इस बात के लिए हाई कोर्ट जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी थी कि वो एक पिटीशन लोअर कोर्ट के आगे कर सकते थे। हमारी इंडियन जुडिशरी में प्रोसेस क्या होता है, पहले छोटे कोर्ट पे डालो, लोअर कोर्ट पे डालो, सेशंस कोर्ट पे डालो। सेशन कोर्ट रिजेक्ट कर देगा तो आप हाई कोर्ट मूव करो, हाई कोर्ट रिजेक्ट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव करो। लेकिन मिस्टर गोस्वामी ने क्या किया, उस पूरी की पूरी हायरार्की को फॉलो नहीं किया। वो सेशन कोर्ट्स गए ही नहीं, वो सीधा हाई कोर्ट चले गए। इसलिए हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट की भी कोई गलती नहीं है भाई, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आओगे तो काम चलेगा ना। डायरेक्टली हाई कोर्ट पे जाने की वजह से हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इट इज क्वाइट कॉमन, ये बात बहुत कॉमन है कि जो सुप्रीम कोर्ट है टू आस्क रिमांड पिटिशनर्स, जो पिटिशनर्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट कि हमें रिमांड पे ले लिया गया है, हमें अरेस्ट कर लिया गया है, हमें बेल दे दो, टू एग्जॉस्ट देयर रेमेडी। सुप्रीम कोर्ट उनको क्या बोलता है, पहले अपनी जितने भी तुम्हारे पास तरीके हैं उनको खत्म कर लो, लास्ट में मेरे पास आना। मतलब
पहले लोअर कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, फिर आखिरी में मेरे पास आना। बिफोर लोअर कोर्ट्स फर्स्ट, सबसे पहले अपनी रेमेडी, अपना सोल्यूशन कहाँ ढूंढो, लोअर कोर्ट्स के सामने ढूंढो, फिर मेरे पास लास्ट में आना। इवन दोज अरेस्ट, वो भी जो अरेस्ट होते हैं इन विच पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लड़ाई, जिसमें पॉलिटिकल लड़ाई होती है या पावर का मिसयूज होता है, वो क्लियरली दिख रहा होता है, वो अरेस्ट जिसमें पॉलिटिकल लड़ाइयाँ दिख रही होती हैं, मिसयूज ऑफ पावर दिख रहा होता है, उन अरेस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल तभी दी है जब नीचे वाले कोर्ट्स ने उनको डिसमिस किया है। मतलब अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट आपको सोल्यूशन नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट के पास तभी जाओगे जब नीचे वाले कोर्ट्स आपकी बात को ना माने। समझ में आ रहा है आर्टिकल सभी को? आई होप यस, आर्टिकल इज क्लियर टू एवरीवन। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, इस वाले पैराग्राफ में ग्रामर करेंगे। आगे यह लिखा हुआ है, मिस्टर गोस्वामी के केस में सेशन कोर्ट को उनका पिटीशन सुनना था उसी टाइम पे जब हाई कोर्ट के सामने था मैटर। दोनों कोर्ट्स में सेम डेट्स थी मिस्टर गोस्वामी के केस में। देयरफॉर इट इज समवॉट स्ट्रेंज, ये बात थोड़ी सी स्ट्रेंज थी कि जो पिटीशन था वो तुरंत की तुरंत हियरिंग के लिए डाल दिया गया। जैसे ही उनको जेल हुई, तुरंत की तुरंत पिटीशन डाल दिया गया कि उस केस की हियरिंग हो। और जो इंटरिम बेल थी जो उनको दी गई, पेंडिंग अ रीजन जजमेंट, एक जजमेंट भी नहीं हुआ बहुत अच्छा, उनको इंटरिम बेल दे दी गई, वो भी सेम डे दे दी गई। आगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनका जो ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम इस केस में आज इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगर हम अर्नब गोस्वामी के केस में आज इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। हम कैसे रास्ते पे चलेंगे? हम बर्बादी के रास्ते पे चलेंगे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। सीम्स आउट ऑफ प्लेस, ये बिल्कुल ही इलॉजिकल स्टेटमेंट लग रहा था उनका कि अगर हम इस केस में आज इंटरफेयर नहीं करेंगे हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इन अ केस दैट क्लियरली डज नॉट रिलेट टू मिस्टर गोस्वामीज जर्नलिस्टिक वर्क। अब ऑथर ने बोला, ऑथर ने यहाँ पे एक ताना पास किया, एक सरकाजम यूज किया। ऑथर ने क्या बोला, मिस्टर गोस्वामी ने जो जर्नलिस्टिक काम किया है ना, मिस्टर गोस्वामी का जो जर्नलिस्टिक काम है कि बिना एविडेंस के जेल करवाऊंगा, वो बिल्कुल ऑपोजिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके लिए किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता मिस्टर गोस्वामी के जर्नलिस्टिक वर्क से। मतलब मिस्टर गोस्वामी जब दूसरों के केस में बिल्कुल ऑपोजिट बोलते थे, आज वो वही बात अपने लिए मांग रहे हैं। श्योरली, डेफिनेटली, क्या समझ में आया सरकाजम इस लाइन में? आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, सभी बच्चों को सरकाजम समझ में आ गया होगा इस लाइन में। श्योरली अ स्क्रूटनी ऑफ व्हाई सच कंसिडरेशन, कि ऐसा कंसिडरेशन क्यों किया गया। अगर हम इसको चेक करें, इतनी सिंपैथी क्यों दिखाई गई मिस्टर गोस्वामी के साथ, सिंपैथी का मतलब है इतनी दया उनके ऊपर क्यों दिखाई गई। हैज नॉट बीन शोन फॉर अदर्स, वो दूसरों को तो नहीं दिखाई गई थी इतनी दया कि सेम डे हाई कोर्ट में भी चल रही है, सेशन कोर्ट्स में भी सेम डेट है, सुप्रीम कोर्ट में भी सेम हियरिंग है, वहाँ के जस्टिस ये बात भी बोल रहे हैं, उनके लिए ये सिंपैथी सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर गोस्वामी को क्यों दिखाई, बाकियों को तो नहीं दिखाई। क्यों? पॉलिटिकल बिलीव्स की वजह से, जर्नलिस्टिक वर्क की वजह से इज वारंटेड। मतलब क्या उनको इसलिए दिखाई ये सिंपैथी क्योंकि उनके पॉलिटिकल बिलीव्स थे, वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। इट इज नो आइडल, ये कोई व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपसे कोई सवाल पूछा गया, आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो आपने टॉपिक चेंज कर दिया। व्हाट अबाउट यू मीन्स टू चेंज द टॉपिक और डिस्कस समथिंग अबाउट, टू डिस्कस समथिंग एल्स व्हेन यू आर आस्क्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, जब आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए। तो पॉइंट आउट दैट इट वाज ओनली रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली, अभी अभी ही। और ये भी ऑथर ने बोला, मैं कोई अब इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली, अभी के अभी कुछ टाइम पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक पेटिशन फॉर बेल को रिजेक्ट कर दिया था, टर्न डाउन कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था एक बेल की पेटिशन को मेडिकल ग्राउंड्स पे फॉर लॉयर एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज टू द हाई कोर्ट विद अ ग्रैटिशियस ऑब्जर्वेशन
और खुद के ऑब्जर्वेशन से कि दैट यू हैव अ गुड केस ऑन मैरिट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सुधा भारद्वाज के केस को तो रिजेक्ट कर दिया बेल के लिए, सेम ग्राउंड्स पे उन्होंने बोला मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे बेल दे दी जाए। और अर्नब गोस्वामी के उसको सेम डे ही उन्होंने बेल दे दी। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? पॉलिटिकल बिलीफ्स की वजह से, जर्नलिस्टिक वर्क की वजह से, किस वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ? ऑथर ये सवाल पूछता है। एपेक्स मीन्स सुप्रीम, सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट को बोलते हैं एपेक्स कोर्ट। चलिए अब ग्रामर करते हैं इस वाले पैराग्राफ में। मैं कुछ वर्ब्स मार्क कर रही हूं, आप मुझे बताएंगे उन वर्ब्स का सब्जेक्ट कौन है, राइट? यू विल टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दोज वर्ब्स। तैयार हैं सभी लोग? चलिए समझ में भी आ रहा है आर्टिकल? आज मैं आप लोगों की चैट देख रही हूँ, बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो रही है, पता नहीं क्या ही बात कर रहे हैं हम लोग, कोई टॉपिक से रिलेटेड तो बात कर ही नहीं रहा, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आज हो क्या गया आप लोगों को? मैम आज पढ़ने का मन नहीं था, आपने एडिटोरियल रख लिया, गलत बात है आपकी। बहुत से बच्चों के मन में तो आज तो हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ राइट, पूछता है ऑथर, बिल्कुल सही बोला, पूछता है ऑथर। मैं कुछ वर्ब्स मार्क कर रही हूँ, आप मुझे उन वर्ब्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, सॉरी उन वर्ब्स का सब्जेक्ट बताएंगे। चलिए बताइए, इन 4 वर्ब्स का आपको सब्जेक्ट बताना है। नहीं कल क्लास नहीं है, कल आप दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, कल द हिंदू नहीं है। परफेक्शन बैच है कल, परफेक्शन बैच तो है कल, द हिंदू नहीं है। जितने बच्चों को पता नहीं है परफेक्शन बैच क्या है, व्हाट्सएप पे पूछ लेना 9953592800 9953592800, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलो पोस्टेड का सब्जेक्ट कौन है? पेटिशन है भाई, पेटिशन को पोस्ट किया गया। इंटरफेयर का सब्जेक्ट कौन है? अगर हमने इंटरफेयर करेंगे वी है। क्या चीज रिलेट नहीं करती? केस रिलेट नहीं करता, इसका सब्जेक्ट कौन है? केस। अ केस दैट डज नॉट रिलेट, इसका सब्जेक्ट कौन है? वाई सच कंसिडरेशन और सिंपैथी हैज नॉट बीन शोन फॉर अदर्स हेल्ड मेनली फॉर देयर पॉलिटिकल बिलीफ्स और जर्नलिस्टिक वर्क इज वारंटेड। अ स्क्रूटनी, इसका सब्जेक्ट कौन है? क्या चीज वारंटेड है? स्क्रूटनी वारंटेड है, उनका क्यों नहीं स्क्रूटनाइज किया गया? तो इसका सब्जेक्ट कौन है? स्क्रूटनी। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 4, क्या क्या स्कोर रहे सभी के? एवरीवन, सभी बच्चों को बताना है अपना स्कोर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ एंड द लास्ट वन, रीड इट। ग्रेचुइटस वर्ड का मीनिंग होता है जब आप अपनी मर्जी से कोई कुछ करते हो, सामने वाले ने बोला नहीं आपको ऐसा करने के लिए, आप खुद से कर रहे हो। क्या बोला ऑथर ने? आप रेगुलर बेल एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल करते हो? हम होप करते हैं कि जो जजमेंट होगा वो लाइट शेड करेगा कि किन सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट जो है बेल हियरिंग्स को ओवरराइड कर सकता है लोअर कोर्ट्स में। कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे कि जब इंसान को लोअर कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाए और सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे दे। और क्या वो एक्सपेक्टेड है कि मैजिस्ट्रेट और सेशन जजेस है वो भी सेम डे बेल दे देंगे अप्रोप्रिएट केसेस में? कोर्ट का जो रिकॉर्ड है कि उसने छोड़ दी, जब किसी नॉर्मल इंसान ने अप्लाई किया कोर्ट में कि भाई मुझे बेल दे दो, तो कोर्ट ने क्या किया? इवेड कर दिया, नहीं की, पोस्टपोन कर दी। बहुत सारे मैटर्स पे हियरिंग पोस्टपोन कर दी। फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें लोगों की राइट्स जा रही थी, कोर्ट ने उन हियरिंग्स को किया ही नहीं, पोस्टपोन कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया, त्याग दिया। एब्डिकेशन का मीनिंग क्या है? त्याग दिया। वेरिटेबल मीन्स प्रूफ के साथ हमने स्टोरी सुना रहे हैं
कि कोर्ट ने इतने सारे केसेस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी, लेकिन जब अर्नब गोस्वामी का केस आया तो सेम डे, उसी दिन कोर्ट ने क्या किया, बेल दे दी। ये क्यों हुआ? व्हाई हैड इट हैपेंड? इट इज समवॉट गैलिंग, ये बहुत दुखद है। गैलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत दुख की बात है ये। टू नोट करना कि जो ग्लैडिएटोरियल मीन्स इंटेंस, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ग्लैडिएटोरियल, जो इतनी ज़्यादा रूथलेस ज़ील, इतना ज़्यादा पैशन है पर्सनल लिबर्टी देने का लोगों को, इज डेमोन्स्ट्रेटेड, लोगों को फ्रीडम देने का, वो कैसे दिखाया जाता है? सिलेक्टिव मैनर में। सिलेक्टिव मैनर में मतलब जो लोग अच्छे होते हैं, पावरफुल होते हैं, जिन लोगों के पास पावर होती है, उन लोगों को तो लिबर्टी, उन लोगों को तो फ्रीडम बहुत जल्दी दे दिया जाता है, और जिन लोगों के पास पावर नहीं होती उनकी हियरिंग्स पोस्टपोन पे पोस्टपोन, तारीख पे तारीख उनको दी चली जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, ऑथर की टोन क्या है? टोन ऑफ द पैसेज इज क्रिटिकल, ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है। हाँ, भावनाओं में नहीं बहना। ग्लैडिएटोरियल का मीनिंग होता है बच्चे रूथलेस, बहुत ही ज्यादा तलवार लेके लड़ लेना, उसको बोलते हैं ग्लैडिएटोरियल। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स शो करना। हाँ, तो टोन क्या है इस पूरे के पूरे पैसेज की? टोन इज क्रिटिकल। अब जल्दी से स्किमिंग करेंगे, जो हमने आर्टिकल एक छोड़ा था उसकी जल्दी से स्किमिंग करेंगे। एवरीवन विल डू द स्किमिंग पार्ट नाउ। तैयार है ना स्किमिंग के लिए? चलिए, सिर्फ 3 पैराग्राफ्स हैं, जल्दी से मुझे एक लाइन में पढ़ के बताइए क्या मीनिंग समझ में आया। एवरीवन जल्दी से पूरा पढ़ रहे हो, मुझे एक लाइन में बताइए क्या समझ में आया। ऑथर ने क्या बोला? कौन कहाँ पहुंचा, कौन जीता, कौन हारा। सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स जीत गए बॉटम हाफ में, मतलब टॉप पे आ गए बॉटम हाफ में। कोलकाता नाइट राइडर्स, किंग्स 11 पंजाब CSK सब बॉटम वाले में थे। शिखर धवन ने 618 रन्स एंड विकेट टेकर कौन थे सबसे ज़्यादा? साउथ अफ्रीकन के कैगिसो रबाडा, जिन्होंने 30 बैट्समैन को डिसमिस कर दिया, आउट कर दिया। सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ओनली इन्फॉर्मेशन इज देयर, क्या क्या हुआ IPL में उसकी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, हर बार चेन्नई सुपर किंग्स जीतता था, इस बार चेन्नई सुपर किंग्स हार गया। MS धोनी के अंदर था, तो अब उसे फिर से अपने अंदर जान लानी होगी। वेस्ट एशिया में हुआ जब कोरोना चल रहा था, IPL का 13th एडिशन था, लोगों को बहुत मज़ा आया देखने में। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स थे, बायो बबल बनाया गया था, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके करा गया था। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पॉपुलर नहीं हैं, अनसंग हीरोज, इनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, उनके ऊपर इस IPL ने लाइट डाली है। नेक्स्ट, KL राहुल जिन्होंने टॉप किया, उन्होंने पार्क में अपने हिट को एंजॉय किया, उन्होंने बहुत सारे 6 मारे, बहुत सारे फोर्स लगाए। कोविड-19 का जब लॉकडाउन हट गया था, डेजर्ट सैंड्स जो है सिर्फ उन लोगों के बारे में ही नहीं थी, विमेन T20 चैलेंज भी हुआ, वो भी बहुत फाइनल बहुत टेंस था, समझ नहीं आ रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो एक शुरुआत तो हो गई है, और विमेन क्रिकेट को भी बहुत ज़्यादा ये सब चाहिए, और धीरे धीरे विमेन क्रिकेट भी कमर्शियल अपना डोमिनेंस बना रहा है। चल, अब आ जाते हैं क्विज के लिए। तैयार है सभी लोग? एवरीवन रेडी फॉर द क्विज? मैच द कॉलम, 5 सवाल सभी के लिए। बच्चे, रेयर ब्लिप का मीनिंग होता है, एक ईडियम होती है जिसका मीनिंग होता है कोई नॉर्मल जो चीज़ हो रही थी उसमें चेंज आ गया, उसको बोलते हैं रेयर ब्लिप। ओके, सो दिस इज द मैच द कॉलम ऑन योर स्क्रीन। बताइए क्या आंसर्स होंगे एवरीवन?
एवरीवन हैज टू टेल मी स्मोकिंग गन, कोई ऐसी चीज जो एविडेंस दे दे। कल्मिनेटेड, क्लाइमेक्स पहुंच जाना। डिवॉइड, कमी होना। अपसेट द एप्पल कार्ट, स्पॉइल अ प्लान। इंस्टेबिलिटी, अनस्टेबल होना। DEAC&B। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको हमने कल क्विज में भी किया था, वोकैबुलरी क्विज में भी किया था, आप लोगों को याद होगा। DEAC&B। चलिए आज का डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन क्या है कि IPL एक सक्सेस रहा, लोगों को बहुत मजा आया देखने में। कोविड बायो बबल भी हो, लोग प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में भी हो, लोगों को जाना अलाउड रहा, तभी लोगों को बहुत मजा आया देखने में। आपको अपने ओपिनियन लिखने हैं इस पर कि आपको क्या लगता है कि IPL सक्सेसफुल रहा, क्या लोगों को मजा आया, इसके ऊपर आपको अपना ओपिनियन लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी, इसका लिखना सभी को है। नेक्स्ट इज वोकैब क्विज, कम से कम 5 वर्ड्स का मीनिंग सभी को लिखना है। इसको हम रात को क्विज में भी करेंगे 9 बजे निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली चीज़, आई होप सभी को पता है 1:30 बजे आप लोगों की एक बहुत स्पेशल क्लास होती है। जितने भी बच्चों को ग्रामर में प्रॉब्लम है, इस क्लास को डेफिनेटली अटेंड करें, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आप सभी की। फ्री क्लास होती है, 1:30 बजे रोज़ होती है। इस क्लास को अटेंड करने के लिए करना क्या पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना, ओपन बटन को क्लिक करना, निमिषा बंसल सर्च करना, फॉलो बटन पे क्लिक कर देना। स्पेशल क्लासेस में आपको ये सारी क्लास मिल जाएंगी, 1:30 बजे रोज़ होती है, ज़रूर देखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेरा फाउंडेशन बैच बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल का 16 तारीख से शुरू हो रहा है। परफेक्शन बैच भी 16 तारीख से फिर से शुरू हो रहा है। एक परफेक्शन बैच ऑलरेडी चल रहा है, ग्रामर का बैच ऑलरेडी चल रहा है। अगर आपका मोटिव है कि आपको बैंकिंग एग्जाम हर हालत में निकालना ही निकालना है इस साल, तो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। कोई भी डाउट है मेरे बैचेस को लेके, मेरी क्लासेस को लेके, आप हमें व्हाट्सएप करो 9953592800। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके पूछ लो कोई भी छोटे से छोटा डाउट है तो। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। प्लस लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को ओपन करना, गोल सिलेक्ट करना, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम्स आपका गोल हो गया। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, 12 या 24 महीने का कोई भी ले लेना, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। बैंकिंग गोल है अगर आपका, तो बैंकिंग में जितने भी पेपर आएंगे, CTET आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, RBI ग्रेड भी आएगा, SBI PO आएगा, सब एग्जाम से कंप्लीट तैयारी, हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जाएगी। फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, फीस बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत इकोनॉमिकल सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 24 महीने का लेते हो, जो कि सिर्फ 12 महीने में 1 महीने की फीस ऐड करके मिल जाता है, 200 कुछ रुपये पर मंथ पड़ता है, मीन्स इट इज़ वेरी 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 इकोनॉमिकल। इस कोड को लिख लो, डिस्काउंट लेते समय आपको यही कोड यूज़ करना है, निमिषा NIMISHA। इस कोड को आप यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई डाउट होगा हमसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ज़रूर, इंग्लिश विद निमिषा बंसल। ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tada.